Hello guys, welcome back to Master Study. This is Kamlesh Yadav, your English grammar teacher, and today I am going to teach you very special topic that is past perfect tense, जो कि एक बहुत ही confusing tense है. देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, past perfect tense. इसके साथ साथ हम past का PC भी कंप्लीट करेंगे. PC यानी होता है perfect कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो दोनों टेंस कवर करेंगे. एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे, साथ में इनके सारे रूल समझेंगे और आपको लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा, मतलब प्रैक्टिस भी इस क्लास में करवाऊंगा. ये है हमारा ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स. अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मास्टर ऐप डाउनलोड करके वहां से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वो सभी टॉपिक्स को आप एक ही जगह पर, उनके वीडियो क्लासेस, साथ में उनके टेस्ट और साथ में नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल में, जिसको आप यूज करके किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और इंग्लिश के टेंशन को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज टाइम एंड टेंसेस में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट के दो टॉपिक. आप सबको पता है कि पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. कितने होते हैं? 4 पार्ट्स. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट, जो कि हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं तो आपको ये सारी क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर भी मिल जाएगी. मास्टर स्टडी YouTube चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे. प्लेलिस्ट में आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट बनी है ग्रामर कोर्स की, वहां पर सारी क्लासेस मिल जाएगी. इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम में एक ऐप होता है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि हमारी क्लासेस कब होती है, नोट्स कैसे मिलते हैं. इसके अलावा इसके टेस्ट अगर चाहिए तो मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस. पास्ट का दूसरा पार्ट कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस. तीसरा होता है आपका परफेक्ट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है. और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको शॉर्ट में पीसी भी कहा जाता है. ये दो टेंस हम आज पढ़ने वाले हैं. कौन कौन सा पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे आपका परफेक्ट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन. ये हम प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं. ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा जो टेंस होता है वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट सबको पता है. परफेक्ट का मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था. मतलब इसमें यह बताया गया था कि मकान बनाया जा चुका था. कोई सा भी ऐसा इवेंट जिसमें यह पता चले कि भाई पास में कोई काम कंप्लीट हो गया था. उसने घर बना लिया था, मैंने अंग्रेजी सीख ली थी, 2 साल पहले मैं घर छोड़ के चला गया था, 2004 में उसने जो है ज्वाइनिंग ले ली थी. कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा टेंस जिससे समझ में आए कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था. सिंपल है, लेकिन ग्रामर में थोड़ा सा इसको उलझाकर बताया गया है. क्या होता है ना कि जब दो घटनाएं, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे वाक्य के लिए नहीं होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब होता है. एक सब्जेक्ट एक वर्ब के लिए तो हम सिंपल बोल देते हैं कि मैं उसे मिला, आई मेट हिम, मैंने खाना खाया, आई एट फूड. लेकिन जब दो घटनाएं होती है, ट्रेन आने से जैसे ही ट्रेन आई, मतलब जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. जब दो घटनाएं होती है ना तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे. पहले मैं इसका बेसिक फंडा आपको बता दूंगा, तब बाकी बाद में मजा आएगा. जैसे ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहां पर दो घटनाएं हो रही है. तो आज इस प्रकार के सेंटेंसेस को मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ में आपको यह बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है. पहले बेसिक समझते हैं. किसी भी चीज का पहले बेसिक पढ़ोगे तो दैट वुड बी मच बेटर. बेसिक क्या होता है कि भाई हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं उसका नाम लिख लो, पास्ट परफेक्ट. ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उस हेल्पिंग वर्ब को लिख लो. तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड. कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आती है? तो दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या चाहे आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, दोनों के साथ आती है. बेसिक जानकारी. दोस्तों, क्लास लेने से पहले आई ऑलवेज टेल यू दैट प्लीज यूज हेडफोन. कई बच्चे ऐसे होते हैं, यू नो, मार्केट में शोर शराबे में बैठे हैं, क्लास अटेंड करते हैं. ऐसा नहीं करना. आप हेडफोन लगा लीजिए, अपना ब्लूटूथ लगा लीजिए या ईयरफोन लगा लीजिए, जो भी आप बोलते हैं. हेडफोन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आप जब क्लास को पढ़ेंगे तो आपको बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं करेगी और आपको अच्छे से याद भी होगा, समझ में आएगा. और पेन कॉपी लेके बैठिए, चीजों को नोट डाउन करिए. एक बार इस क्लास को पहले देख लो और उसके बाद में भी नोट्स बना सकते हैं. चलिए, और टाइम नहीं हो तो मास्टर डी पर नोट्स दे रखे हैं, ऐप पर जाइए. ये हो गया. इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या है? ये बेसिक है जो एग्जाम में बहुत कम आता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड लगा दो
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो ऑब्जेक्ट। अब बात यह आती है कि क्या हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद है? वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हमें नहीं याद है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस आता है कि उसने क्रिकेट खेल लिया था, तो क्या बोलेंगे? ही हैड प्लेड क्रिकेट। ये सेंटेंस होता है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, सिंपल सेंटेंस है, जहां पर आपने हैड लगाया तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। उसने क्रिकेट नहीं खेला था, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैड को आगे कर देंगे, हैड ही प्लेड क्रिकेट। और अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप हैड को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे हैड ही, और फिर आप नॉट लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव भी है तो नॉट भी लगाना है, प्लेड क्रिकेट, और आपका ये कंप्लीट हो गया। समझ में आया? ये वो चार बेसिक पैटर्न है दोस्तों, जो आपको एक बार बनाते आ गए तो आपको एक बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का आ सकता है, कभी कभी एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है, कभी कभी कठिन भी आता है। तो पहले हम एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक फंडा क्या याद रखना है आपको? मैं चाहता हूं कि आप ये वाला फंडा याद रखें, दो चीजें, कि जहां पर हेड आएगा वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आपको ये फंडा याद है तो समझो कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से पक्का हो गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए एग्जाम में मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया, यहां हेडिंग डाल देते हैं पास्ट परफेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, शी हैड माई हार्ट। ऑप्शंस आर एज फॉलोज। आपको बोला कि चार ऑप्शन चूज करिए। शी हैड ब्रेक माई हार्ट, बी शी हैड ब्रोक माई हार्ट, एंड शी शी हैड ब्रोकन माई हार्ट, और दूसरा शी हैड ब्रेकिंग माई हार्ट। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, इसलिए मैं सीधा कंसेप्ट समझाने के बाद प्रैक्टिस करवाता हूं। आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। चलिए सिंपल सा फंडा है, सभी के आंसर्स आ गए हैं। सब बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन सी पर लॉक किया जाए। लेकिन क्यों लॉक किया जाए? एक एक ऑप्शन को समझेंगे। एग्जाम में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना। इंग्लिश उतनी कठिन होती नहीं जितनी हम लोग मान लेते हैं। हम दिमाग में, इंग्लिश सिर्फ दिमाग में कठिन है। जब तक क्रिकेट खेलोगे नहीं तब तक खेल नहीं पाओगे। फंडा बहुत सिंपल है। जब तक अंग्रेजी पढ़ोगे नहीं तब तक समझ नहीं पाओगे, इसलिए दो चार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर क्या लगा हुआ है? हेड लगा हुआ है। दिमाग में जब भी ध्यान रखना है, हेड लगा है तो टेंसेस का मतलब ही क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेड लगा है तो पहले टेंस को पहचानो कि कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड आती है। तो आपने देखा कि पास्ट में पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड आती है, तो आपको याद आ गया कि सर ये तो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है। तो आपको यह भी याद आया होगा कि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो याद आ गया होगा, ये याद आना भी चाहिए। तो आपने देखा कि ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आंसर हो सकता है। और ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो पहले तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म आएगा, अगर आपको ये याद है तो काम आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अगर आपका कितने लोगों का आंसर ब्रोकन गया बताइए, मुझे कमेंट में बताइए, चैट में बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। आप क्वेश्चन में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब भी पूछ लेता हूं। जैसे ये बॉट लिखा हुआ है,
वी बॉट द कार 3 days ago एंड योर ऑप्शंस आर लाइक दिस. आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं. ऑप्शन 1 वर्क, ऑप्शन बी डू, ऑप्शन सी डिड एंड ऑप्शन डी हैड. चलिए आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड देना, फटाफट इस क्वेश्चन को करके देखिए. बैठाइए, कौन सा बैठेगा. और ऐसा नहीं कि मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहा हूं तो आपने बोल दिया कि सर हेड ही आएगा. नहीं, लॉजिक होना चाहिए. लॉजिक जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा. लॉजिक आ गया तो काम हो जाए. चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीटेड और फिर हो गए 5 सेकेंड्स. आंसर दिखा. देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या वी सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है. तो हमें समझ में आ गया कि भाई वी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सिंगुलर नहीं, वी प्लूरल सब्जेक्ट है. तो प्लूरल है तो इसके साथ वर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. लेकिन वर अगर आएगा तो वॉज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है. यहां पर कौन सी फॉर्म दे रखी है, बॉट. अब ये जो बॉट है ना, इसका मतलब होता है खरीदना. अब ये बाय का कौन सा फॉर्म है, तो ये बाय का सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है. बॉट और थर्ड फॉर्म होती है बॉट. अब ये सेकेंड फॉर्म भी है, ये थर्ड फॉर्म भी है. मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनेट भी हो सकता है और ये पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है. दोनों टेंस हो सकते हैं. जल्दीबाजी में आंसर नहीं लेना है. डू के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. यहां तो हमें सेकेंड या थर्ड फॉर्म दिया है, अभी कंफर्म नहीं कौन सा फॉर्म है. अगर डिड यहां पर आता, वी डिड बॉट, तो फिर डिड कब आता है, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है. तो ये भी नहीं आ सकता है. हैड आया है, तो हैड आया है तो क्या यहां पर थर्ड फॉर्म है, तो हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है. बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, तो ये परफेक्ट बैठ रहा है. अगर ये वर्ब बिठाएंगे यहां पर तो वर्ब का एनजी फॉर्म चाहिए हमें. एनजी फॉर्म तो है ही नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं आ सकता है. तो मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैड. तो यहां पर हम लिख देंगे द राइट आंसर इज हैड. यहां पे राइट आंसर ब्रोकन था. ठीक है, इस तरीके से समझ में आया. डिड यू गेट माई पॉइंट गाइज. समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो. आ गया, वेरी गुड. चलिए, तो ये दो पैटर्न के क्वेश्चन बेसिकली आपको आ सकते हैं, आपको करना भी चाहिए. एक क्वेश्चन आपका आता है कि किस पार्ट में एरर है, वो करवा देता हूं. मैं पैटर्न बता रहा हूं. चलिए, जैसे द बर्ड हैड flying over the sky to enjoy its flight. to enjoy its life कर देते हैं, इजी थोड़ा सा रहेगा. एग्जाम में आपको उसने इसके 4 टुकड़े कर दिए. पहला टुकड़ा ये कर दिया द बर्ड, दूसरा टुकड़ा ये कर दिया, तीसरा ये, चौथा ये. और उसने क्वेश्चन पूछा कि which part has an error, which part has an error, part A, part B, part C and part D. ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. 4 पार्ट हमारे पास है. किस पार्ट में एरर है आप बताइए. ठीक है, क्विकली आंसर मी, किस पार्ट में एरर है. तो आपको और ये सबसे कठिन क्वेश्चन होता है बैंकिंग एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछते हैं. अब आपको इसको चेकआउट करना पड़ेगा शुरू से. सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब होनी चाहिए. ये सारा का सारा डाटा आपको चेक करना है. देखिए, पहले देखिए द बर्ड, एक पक्षी, हेड. अब हेड लगाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होना था, यही पकड़ में आ गया. हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए. तो यहां पर हेड के साथ फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, फ्लोन. लेकिन क्या लगा दी, फ्लाइंग लगा दी, यही पकड़ में आ गया. कौन से पार्ट में एरर है, आंसर शुड बी बी. बी पार्ट हैज एन एरर. यहां पर गड़बड़ी कर दी ना. बाकी तो ओवर द स्काई सही है, आसमान के ऊपर को ओवर द स्काई बोलते हैं. टू एंजॉय इट्स लाइफ, और पक्षी के लिए चूंकि एक एनिमल है तो ईट लगा दिया.
इट्स लाइफ मतलब उसकी लाइफ, तो यहां भी सही है, तो सारा का सारा सही है, बस यहां गलती कर दी। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन सोच सकते। अब यहाँ हैड लगा के यहाँ पे गड़बड़ कर दी, अभी यहाँ गड़बड़ करने के बजाय यहाँ पे गड़बड़ कर देगा, यहाँ थर्ड फॉर्म दे देगा, यहाँ कुछ और दे देगा। तो यू हैव टू चेक आउट प्रॉपरली। ये बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको हैड परफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं वापस यहां पर नियमों पर, ठीक है। देखिए अब यहां पर ये रूल क्या बोल रहा है कि जब भी कोई पास्ट परफेक्ट का टेंस आएगा, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके मोबाइल में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, विनम्र निवेदन है, हमारे टेलीग्राम चैनल एक ऐप आता है, उसको ज्वाइन करने के बाद मास स्टडी को ही ज्वाइन करना है, किसी फर्जी को मत ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को जो है लिंक दी है नीचे, उसी से ज्वाइन करना है। देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें दो घटनाएं हुई है। एक्चुअली में पास्ट परफेक्ट का काम होता है दो घटनाओं को बताना। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने से पहले, मतलब जब डॉक्टर आया, भाई दोनों घटनाएं पास्ट में हुई, उसके पहले पेशेंट निपट चुका था। तो यहां पर दो टेंस है। देखो ये जो पहला टेंस है ना, ये यहां तक का जो पार्ट है ये आपका पास्ट परफेक्ट है, और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है आपका पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, या इसको अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। बात को समझो, ये है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब ये जो पेशेंट है वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट एक्चुअल में उसी को माना जाता है जब हमें यह समझ में आए, क्या समझ में आए दोस्तों, जब हमें यह समझ में आए कि एक घटना के होने से पहले दूसरी घटना घट चुकी थी। इसको अगर मैं आपको समझाऊं कि एक टाइमलाइन बना देते हैं, हम पास्ट परफेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये टाइमलाइन है, पास्ट ओबियसली यहां होगा ऐसे, तो ये आपका पास्ट हो गया। इधर हम प्रेजेंट मान लेते हैं जो अभी वर्तमान चल रहा है, और ये फ्यूचर है जो आने वाला है, जिससे अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पढ़ाई करेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा, नहीं तो फिर है ना, रहना तुम इस वर्ष भी कुंवारी, क्योंकि फेल हो गया है तुम्हारा इस बार एग्जाम में पटवारी। तो जो पटवारी के एग्जाम में फेल हो गए थे उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। देखिए ये पास्ट है। अब देखिए यहां पर पास्ट परफेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट के जस्ट पास अगर कोई घटना यहां घटती है तो वो कहलाएगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट, और कोई घटना उसके भी पहले घटती है तो वो कहलाएगी आपकी पास्ट परफेक्ट। पेशेंट के, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, सेंटेंस क्या था, यहां देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेंटेंस को समझिए, यहां पर कंसेप्ट समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है। जो घटना पहले घट चुकी थी, मतलब जब डॉक्टर आया, डॉक्टर यहां तब आया, उसके पहले एक घटना घट चुकी थी, तो जो नियरेस्ट पास्ट होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है, और उसके पहले के पास्ट को, मतलब पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। बात समझ में आई। पेशेंट हैड डाइड, तो पेशेंट कब निपट गया था, यहां पर, पेशेंट यहां पर मर गया था। डॉक्टर कब आया, यहां पर आया, तो ये पेशेंट पहले ही मर चुका था। मान लेते हैं कि पेशेंट जब मरा उस समय टाइम हो रहा था 12 बजे, और डॉक्टर कब आया, 2 बजे के आसपास। 12 PM को पेशेंट निपट गया और 2 PM को डॉक्टर आया, तो 2 PM वाली घटना, मतलब जो प्रेजेंट के पास्ट के पास वाला जो टाइम होगा, वो जो वाक्य होगा वो बनाना है आपको पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट वाले जो सबसे पुराना पास्ट है, पहले का पास्ट है, उसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास्ट ऑफ पास्ट। बात समझ में आई। पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट भी कहा जाता है, ठीक है।
समझ में आया? इसलिए इसको ऐसा यूज करना बंद करना चाहिए। अगर आप 10th है 12th में तो ठीक है चलेगा, आप इतना ही पढ़ो कि ही हैड लॉस्ट हिज बैग। ये सिंपल वाक्य है कि उसका बैग घूम चुका था। लेकिन इसका इस्तेमाल, पास्ट का हैड का इस्तेमाल ऐसा करना ही नहीं है। हैड का इस्तेमाल दो वाक्यों में होता है, जिसमें एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा और एक वाक्य आपका होगा पास्ट परफेक्ट का। वापस आ जाते हैं, तो यहां पर पढ़िए इसे। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे वाक्यों के लिए नहीं होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट वाले वाक्यों के लिए नहीं होता है, और एक वर्ब होती है। इस स्थिति में वाक्य ही क्रिया सिंपल पास्ट में होती है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब है ना, तो आप उसको ऐसे बना दो भाई, है ना। उसको क्यों हेड लगा के कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, आप उसको सिंपल बना दो कि आई मेट हिम, मैं उसे मिला, तो ये सही है। अगर इसको ऐसा बनाओगे कि आई हैड मेट हिम, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं होगा, गलत है। अगर आपने ये बनाया तो आप ऐसा बनाओ कि उसके आने से पहले मैं उसे, उसके जाने से पहले मैं उसे मिल चुका था। इस प्रकार के वाक्यों को बनाएंगे। आगे आ जाते हैं। देखिए, जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हो, है ना, जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हो, तो जो घटना पहले घटे, देखो इस बात को समझना, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। बार बार बोल रहा हूं, जो घटना पहले घटे उसके लिए पास्ट परफेक्ट आता है, जो घटना बाद में घटे उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही रीच द स्टेशन, ये सिंपल पास्ट है। ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब पहले कौन सी घटना घटी, उसके रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन शुरू हो चुकी थी। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ये वाला सेंटेंस, क्योंकि मान लो ट्रेन उसके पहुंचने के बाद स्टार्ट हुई, तो ये घटना तो बाद में घटी ना, तो यहां पर बिफोर आना चाहिए। ही रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन, मतलब इसको ऐसा बनना चाहिए था, ये सेंटेंस पहला होना था और ये दूसरा होना था। इसको ऐसे बनाएंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही reach the स्टेशन। समझ में आया? तो उसके ट्रेन पे पहुंचने के पहले जो थी, उसके मतलब रेलवे स्टेशन के स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी। जैसे सिंपल से बोलूं कि मैं जब उसके घर पहुंचा तब तक वो घर से निकल चुका था, इसको बनाते हैं, है ना। यहां देखते हैं, ही हैड लेफ्ट हिज होम, वह अपना घर छोड़ चुका था, व्हेन आई रीच्ड एट हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, जब मैं उसके घर पहुंचा उसके पहले वो क्या कर चुका था, घर को छोड़ चुका था। तो मैं घर बाद में पहुंचाऊंगा, उसके पहले निकल गया ना, तो जो पहले वाली घटना थी उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगाया और दूसरी घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट लगाया। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आ गया, ये तो मतलब खत्म हो गया, इतना ही था इसमें। ठीक है, आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में बस वही है, मेन हमें ध्यान रखना है, दो घटनाओं वाला मामला ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबको पता है, बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चूंकि पीसी है इसलिए ध्यान ये रखना है कि हैड बीन आएगा। क्या आएगा, हैड बीन, और अगर हैड के साथ बीन लगाया तो फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा, और फिर आपको लास्ट में सिंस और फॉर का भी ध्यान रखना है। अल्टीमेटली आपको तीन चार चीजों का ध्यान रखना है, यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। हैड बीन है, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो।
स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये खतरनाक दोनों खिलाड़ियों का, ये बहुत मजे लेते हैं आपके एग्जाम में, इनको छोड़ना नहीं है। और सिंस फॉर लगा के आंसर को सही करके आना है, ठीक है? सिंस फॉर लगा के आंसर को क्या करके आना है? सही करके आना है। डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए, एक सेंटेंस है, वह मेरा 2 घंटों से इंतजार कर रही थी। कैसे बनाएंगे? बनाइए। शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। मुद्दे की बात, क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है ना भाई? क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जा सकता है? एक तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि अगर उसने यहां पर ब्लैंक दे दिया और हैड बीन अगर आपको दे दिया, तो आपको याद होना चाहिए कि हैड बीन मतलब कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको यहां पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है सिंस और फॉर से। 2 घंटे दिए हैं तो अनिश्चित टाइम है, तो सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं? मैंने यहाँ पे फॉर लगा दिया, लेकिन सिंस भी आ सकता है, ठीक है? तो पहले हम ये समझते हैं कि सिंस और फॉर कहां लगाते हैं। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, पर रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं, मैं अलग से ही समझा देता हूं। देखो, एक तरफ लिख देते हैं सिंस, एक तरफ फॉर लिख देते हैं। पहले सिंस का इस्तेमाल कहां करते हैं? सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है दोस्तों कि फिक्स टाइम, जैसे तारीखें होती हैं। समय 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऐसा समय जिसको बस जिसके बारे में सिर्फ कल्पना की जाती है, उसका कोई आंकड़ा नहीं होता है। जैसे मैंने कहा 4 घंटे में रोज मेहनत करता हूं, लेकिन मैंने आपको बताया कि दिन के कौन से 4 घंटे नहीं बताया ना, सुबह के शाम के नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मैं रोज 4 बजे कोचिंग जाता हूं, तो ऑब्वियसली रात को तो कोचिंग जा नहीं सकता हूं, दिन में ही जाता हूँ। तो इसको बोलते पॉइंट ऑफ टाइम। 4 बजे फिक्स टाइम हो गया। 4 जनवरी से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, 4 जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट मतलब एक पॉइंट दिया है, 4 जनवरी अप्रैल 2010। तो ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। जब कैलेंडर या घड़ी का टाइम आ जाए तो वहां पे क्या लगा देना? पॉइंट। जब भी कोई आपको एग्जाम में टाइम दिया हो, तो आपको सोचना है कि सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं। तो उसको ऐसे पहचानते कि क्या ये जो टाइम लिखा है प्रश्न में, क्या ये कैलेंडर में छपा हुआ रहता है 2010, 15, 20, 25 है, अप्रैल है, 4 जुलाई है, तो ये सिंस आएगा। अगर ऐसा टाइम आ जाए जिसमें टाइम हो दिया हो लेकिन टाइम लिखा नहीं हो, वहां पर फॉर लगाते, जैसे 4 घंटे, 4 दिन, 4 साल। तो पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे कोई घड़ी का काटा आ जाए, सिंस 4 o'clock, तो सिंस लगाना है ना? कोई महीने का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी। कोई साल का नाम आ जाए, 2010, 11, 12, है ना? कोई इसके अलावा क्या आ सकता है? महीने का नाम आ गया, तारीख आ गई, आ गया। इसके अलावा कोई डे का, दिन का पार्ट आ जाए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग आ जाए, नून आ जाए। सबके लिए क्या लगाना है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है निश्चित समय। अगला देखते हैं फोर। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसमें क्या होता है? फोर कहां लगाते हैं? ऐसे टाइम के पहले फोर लगाते साथियों जहां पर टाइम तो दिया है लेकिन कुछ पता नहीं है। जैसे 8 घंटे, अब 8 घंटे कौन से पता नहीं है, 8 hours। 7 days, 4 दिन पता नहीं कौन से हैं। 10 साल पता नहीं कौन से हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब वापस आते हैं, बैक करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको इसके आंसर्स बताने हैं। जैसे आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश ब्लैंक
2017। आपके आंसर इस प्रकार हैं। आंसर में लिखा है सिंस, ऑप्शन बी, फॉर, ऑप्शन डी अंटिल या टिल लगा देते हैं, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए, विच इज योर आंसर, बताइए आपका आंसर कौन सा होगा, बताइए विच इज योर आंसर। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सा आंसर है, विच इज योर आंसर, बताइए। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है। अब यहां पर 2017 है, 17 कौन सा है, सिंस आएगा कि फोर आएगा, इस चार्ट को देखिए, इस वाले को देखो, 2017 पॉइंट ऑफ टाइम दे, 17 तो तारीख कैलेंडर में लिखा आता है ना, कैलेंडर जो आता है उसमें लिखा आता है, तो यहां पर देखेंगे तो 2017 इसके लिए क्या आ जाएगा, सेंस आ जाएगा। फोर तो आ नहीं सकता है, टेल तो वैसे भी नहीं आता क्योंकि प्रेपोजिशन है एक, और नन ऑफ दिस आंसर है नहीं क्योंकि आंसर दिया हुआ है। समझ में आया। एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, वो देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि टेंसेस में ना मेन प्रैक्टिस ही होती। वैसे 50 क्वेश्चन का है ना एक प्रैक्टिस सेट हमने मास्टरडी ऐप पर दिया है, ऐप पर जाएंगे वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के, मतलब हर क्लास जो मैंने ली है उसके 50-50 क्वेश्चंस बना के दे दिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को कितना भी पढ़ा दो, जब तक वो खुद करके नहीं देखेगा तब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए करके देखना चाहिए। देखिए, शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना बना रही है। यहां पर मैंने आंसर ही बोल दिया, पर आप बता दो, कुक आएगा, कुकड आएगा, कुकिंग आएगा, या कुक्स आएगा। बताइए विच इज द राइट आंसर। यहां पर आपको मैंने मेन वर्ब पूछ ली है, बताइए विच इज द राइट आंसर, कौन सा सही जवाब है, मेरे सवालों का जवाब दो। आप बोलेंगे सर बहुत क्लियर है ना, हमें इतना घासीराम मत समझो। हैड बीन दिया हुआ है, और हैड बीन के साथ हमेशा क्या आती है, हैड बीन के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, हमें पता है, तो हम ये भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, ये आंसर लगा देंगे। द राइट आंसर विल बी कुकिंग। बहुत सिंपल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर आपको पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लग रही हो मेरी, तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताएं, सबको मास्टरडी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाएं, ताकि 5 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, ताकि सभी लोग इंग्लिश पढ़ सके, बेसिक से समझ सकें। ठीक है, चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप वापस सिंस और फोर का क्वेश्चन पूछता हूं। शी हैड बीन स्टडिंग, चलिए ऑप्शन यहीं पर दे देता हूं, बताओ सिंस आएगा कि फोर आएगा, बताइए व्हाट विल कम, सेंस आएगा कि फोर आएगा, कौन सा राइट आंसर है, जस्ट टेल मी विच इज द राइट आंसर। सोचो, दिमाग लगाइए, सेंस आएगा कि फोर आएगा। 3 इयर्स, बताओ कौन से 3 इयर्स पता है क्या आपको, कोई लिखा है, डाटा लिखा है कि 2017 से 20 तक के हैं, 15 से 18 तक के हैं। देर इज नो प्रॉपर पॉइंट, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, एक हिस्सा दिया है टाइम का, इसलिए यहां पर आ जाएगा राइट आंसर विल बी सेंस। समझ में आया। कभी कभी आपको एरर पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में एरर वाला क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। एक एक पार्ट में एरर रहेगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है।
ही हैड नॉट बीन टॉकिंग, ही हैड बीन नॉट टॉकिंग टू मी सिंस संडे। बताओ किस पार्ट में एरर है? इस पार्ट में, एक सेकेंड, इस पार्ट में, इस पार्ट में, या इस पार्ट में, या इस पार्ट में? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। चलिए बताइए किस पार्ट में एरर है? विच पार्ट हैज एन एरर? कम ऑन गाइस, थोड़ा कठिन लगता है ना ये, लेकिन कठिन करना चाहिए। देखो मुझे तो एरर क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है बताइए। चलिए देख लेते हैं। देखो शी हैड बीन नॉट नहीं आएगा, यही एरर है। इसके में हैड नॉट बीन होना था। जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो हैड बीन नॉट नहीं होता है, हैड नॉट बीन होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 वर्ड्स की है तो पहले वर्ड हैड है उसको इंपॉर्टेंस देके इसी के बाद नॉट लगा देंगे और बीन को पीछे खसका देंगे, तो हैड नॉट बीन आएगा आंसर। तो ये इसी पार्ट में एरर है। बाकी टॉकिंग टू, टॉकिंग के बाद टू आता है, ये भी करेक्ट है। संडे के पहले सिंस लगता है, ये भी करेक्ट है क्योंकि संडे एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, तो इसीलिए यही एरर था। तो ये तीनों प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। बाकी तो आई थिंक इट्स ऑल नॉर्मल, सब आपको पता होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं कितनी भी प्रैक्टिस करवाऊं जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये था हमारा पास्ट टेंस। पिछली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कवर किया था। इस क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कवर कर लिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बेसिक कंसेप्ट समझना है। अब अगर आपको इसको पक्का करना है तो मास स्टडी ऐप पर जाकर वहां पर 50 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट है, वो आप थोड़ा सा देंगे तो दैट वुड बी मच बेटर। वो बहुत ठीक रहेगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। आई होप सो। चलिए आज की क्लास जरूर अच्छी लगी हो। दूसरा, ये हमारे कोर्सेज हैं, इनको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं, ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा है ना, ये जो मैं पढ़ाता हूं ना, इसको ना आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स कैसे बनाते? रेड पेन, ब्लू पेन, अच्छे से कलर के पेन लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और उनको एग्जाम टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारा डिटेल में पढ़े। अगर अच्छे से नोट्स बने हुए हैं कॉपी में, ये जो पढ़ाता हूं इसके भी नोट्स बना लीजिए, तो हम फटाफट चेकआउट करके थोड़ा सा देखकर हम बहुत अच्छे से जो है उसको रिवाइज करके जा सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 3, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि शांति वाले प्लेस पर पढ़ो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको परीक्षा पास करनी है, अच्छे मार्क्स लाना है, इंग्लिश बहुत दिक्कत दे रही है, तो शुरू से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, बीच में ज्वाइन नहीं करना है। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो चीजें डे बाय डे समझ, जैसे ये कोर्स है तो डे वाइज अवेलेबल है, तो डे वाइज क्लास 1 क्लास 2 सिस्टमेटिक पढ़ोगे। क्योंकि अभी मैं टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, टेंसेस खत्म हो गए तो पैसिव वाइज चालू हो जाएंगे, फिर नरेशन चालू हो जाएंगे, तो सारा सिलेबस ना सिस्टमेटिक होता है। अगर आप बीच में पैसिव वाइज पढ़ने लग जाओगे तो आपको टेंसेस पढ़े ही नहीं, और पैसिव वाइज पढ़ने आ गए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं रेफरेंस दूंगा और आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि रेफरेंस पर सब चलता है। इसीलिए जस्ट गो 1 by 1। दूसरा, हिम्मत नहीं छोड़ना कभी भी जिंदगी में, नेवर गिव अप। जो चीज हमें कठिन लगती हो ना, उस चीज का हमने पहले सामना करना। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे इंग्लिश बहुत कठिन लगती थी, लेकिन मैंने आज इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ना, यू कैन सी आई एम इंग्लिश टीचर टुडे। तो मुझे जो कठिन लगा मैंने उसे पढ़ाया, उसका सामना किया, आज पढ़ा रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, आई एम लाइव एग्जाम्पल। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें, अपने गोल को, टारगेट को सेट करें। और कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा उसको तरीके को चेंज करने की जरूरत होती है। अगर कोई एक तरीके से आंसर नहीं आ रहा है तो तरीका चेंज करके दूसरे तरीके से उसका आंसर लाने की कोशिश करो। अगर एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर बदलो, है ना। वो बोलते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रेटेजी। मतलब गोल, अपने लक्ष्य को चेंज ना करें, अपने काम करने के तरीके को बदलें। कभी कभी गलत तरीके से, गलत व्यक्ति से हम पढ़ते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो जिससे आपको अच्छे समझ में आता है उससे पढ़े, वो जल्दी एक ट्यूनिंग बैठ जाती है और वो बेटर रिजल्ट्स आता है। साथ में वर्ब, कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती है जो आपको पढ़ते रहना चाहिए। जैसे वर्ब की लिस्ट है तो कम से कम 200-300 वर्ब्स हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। एक बुक है ना मेरी, ये मास स्टडी की बुक है, आपको ऐप पर मिल जाएगी। ये जो बुक है, इस बुक को आप पढ़िए, इस बुक को ले लीजिए, क्योंकि ये बुक में मैंने बहुत सारी वर्ब्स, वोकैबुलरी सब कुछ दिया हुआ है। 5000 प्लस वोकैबुलरीज हैं, तो वोकैबुलरी से ज्यादा फायदा आपको होगा और वोकैबुलरी से ज्यादा एनहांसमेंट। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म याद होने चाहिए।
तभी मजा आएगा। चलिए आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में हम मिलेंगे फ्यूचर टेंस के साथ और उसमें पूरा फ्यूचर टेंस को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।